नमस्कार। खबरों के पीछे, आगे पीछे या यूं कहें कि कहीं और अनकहीं के बीच में कई परतें होती हैं। इन परतों में छिपी होती है कहानियां, जिन कहानियों को हम लेकर आते हैं आपके लिए मिस्टर एनालाइजर में। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सियासी तापमान चरम पर है, नेताजी का मूड गर्म है और ऐसे में इस साल ऐसा लगता है कि गर्मी भी जबरदस्त पड़ जा रही है। जी हां, अप्रैल का महीना शुरू हुआ है, लेकिन इसके साथ ही जैसे ही चुनाव शुरू होंगे, 19 अप्रैल को पहला मतदान का चरण है और इस चरण के साथ ही मौसम इस तरीके से बदलने वाला है कि चीजें बहुत ज्यादा खराब होने वाली हैं। हम आपको इस तमाम मुद्दे के बारे में बताएंगे कि इस बिगड़ते मौसम की वजह से चुनाव पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। जी हां, वोटिंग परसेंटेज पर इस बात की प्रचंड गर्मी क्या वाकई में असर डालेगी, और अगर ऐसा होगा तो इसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के मिशन 370 और 400 प्लस एनडीए का क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कांग्रेस को एक बड़ी राहत मिली है। क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को यह आश्वासन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोर्ट में दिया है कि चुनाव तक इनकम टैक्स की किसी भी तरह की नोटिस या परेशानी कांग्रेस पार्टी को नहीं होगी। लेकिन इसके बाद चुप्पी साध रखी है कांग्रेस पार्टी ने। इसका क्या मतलब है, इस पर चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पूरे दुनिया भर का मिजाज आखिरकार क्या होने जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक जबरदस्त सियासी भूचाल आ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे आज से तकरीबन 20 साल पहले पूरी दुनिया में दक्षिण पंथ और उसके साथ साथ एक एथनिक नेशनलिज्म का भूचाल आया था। लेकिन आज इसका स्वरूप बिल्कुल अलग है। इस पर करेंगे विस्तृत चर्चा। लेकिन आइए आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब देश के लोकतंत्र की बात आती है तो जितनी बड़ी भागीदारी उतनी बड़ी हिस्सेदारी। आप इस बात को जानकर आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन यह बात सत्य है कि तकरीबन 98 करोड़ लोग भारत में अपने मताधिकार का इस्तेमाल इस बार के चुनाव में करने जा रहे हैं, जो कि 2019 से तकरीबन 12 करोड़ ज्यादा है। 12 करोड़ ज्यादा मतदाता हैं इस बार, और यह अपने आप में बहुत दीगर है। और इसलिए क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए बाहर निकलते हैं तो लोकतंत्र का यह परिचायक बनता है। 2019 में हमने देखा कि कैसे वोटिंग परसेंटेज तकरीबन 66 के आसपास पहुंचा था। 66% से भी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज था, और यह बताता है कि आज हमारे देश में मतदान को लेकर लोगों में जागरूकता कितनी ज्यादा है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के नेता, अन्य तमाम दलों के नेता, यहां तक कि चुनाव आयोग लगातार लोगों से मताधिकार के इस्तेमाल की अपील करते रहते हैं। क्यों करते हैं ऐसा अपील? सबसे पहले आपको हम यह दिखाना चाहते हैं कि 1992 में जब पहली बार चुनाव हुए थे तो उस वक्त क्या आप जानते हैं कि क्या मतदान प्रतिशत था? जी हां, आप देखिए, आपके स्क्रीन पर आप देखिए, सिर्फ 17.3% यहां पर वोटर संख्या थी। माफ कीजिएगा, ये करोड़ में हम आपको बता रहे हैं। 17.3 करोड़ यहां पर मतदाता थे और 61.2% का वोटर टर्नआउट था, और ये साल दर साल बढ़ता चला गया। लेकिन जैसे ही आप 62 की बात करते हैं, जब हम पंडित नेहरू के तीसरे टर्म की बात कर रहे थे, उस वक्त जनता में उदासीनता दिखाई दे रही थी। लोगों के मताधिकार के इस्तेमाल की संख्या बढ़ी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज गिरकर 55.4% पर पहुंच गया था। इसके साथ साथ जैसे ही आप और आगे बढ़िएगा, आप देखेंगे कि जो साल टर्न ऑफ इवेंट्स रहे हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर आपको चीजें दिखाई देंगी। जैसे कि हम बात करें 1977 की। 1977 में इमरजेंसी के बाद लोगों में इस बात को लेकर बहुत उत्साह था कि वो देश में एक नई सरकार चाहते थे। आप देखिए, 32 करोड़ के आसपास मतदाता थे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज पहले से बढ़कर 60.5% पहुंच गया था। और उसके बाद एक और दीगर लैंडमार्क है जो कि 1984 में है। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद यह चुनाव हुआ था और 63.6% वोटिंग परसेंटेज था। लेकिन उसके ठीक एक चुनाव पहले 1980 में वोटिंग परसेंटेज 56 पर जा गिरा था। उसके बाद ऐसा एक दौर आया जहां पर बदलाव नहीं, लेकिन एक तरह से मिक्स्ड गवर्नमेंट्स का दौर था और वोटिंग परसेंटेज लगातार गिरता चला गया। 1996 में वोटिंग परसेंटेज 57.9 था, जबकि 1998 में
यह बढ़कर 62% हुआ। आप कहेंगे कि क्या हुआ था इन दो चुनाव के बीच में, 96 और 98? बदलाव यह था कि लोग एक स्थिर सरकार चाहते थे। वाजपेयी जी की सरकार यहां चुनकर आई थी, गठबंधन की सरकार थी, लेकिन 13 महीने की सरकार थी। वो सरकार गिरी। 1999 में फिर से चुनाव हुए और इस चुनाव में, कारगिल के युद्ध के बैकड्रॉप में हुए इस चुनाव में वोटिंग परसेंटेज 1998 के मुकाबले गिरा था, 60% पर आ गया था, क्योंकि लोगों को एक तरह से तय था कि वाजपेयी जी की सरकार दोबारा वापस आ रही है। उसके बाद 2004 इंडिया शाइनिंग का वो दौर था, जहां पर ऐसा लग रहा था कि वाजपेयी जी की सरकार दोबारा चुनकर आएगी। मतदान प्रतिशत जबरदस्त तरीके से गिरा था, 57.7% रूलिंग पार्टी थी एनडीए। एनडीए चुनाव हार गई थी। फिर बहुत बड़ा बदलाव देश ने देखा 2014 में कांग्रेस को बदलने का मन था जनता का। तकरीबन 83 करोड़ लोग थे जो कि वोट देने के लिए तैयार थे, उनके पास मतदाता स्लिप था और वोटिंग परसेंटेज बढ़कर 66.4% हुआ। यह उस समय तक का सबसे बड़ा था, क्योंकि लोगों में यह जोश था, जज्बा था, लोग बाहर निकलकर नई सरकार को चुनना चाहते थे। ऐसा लगा कि 2019 में यह संख्या गिरेगा, पोल परसेंटेज गिरेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए 2019 में पोल परसेंटेज 67.4% था, जो अपने आप में इंगित करता है कि कितने बड़े पैमाने पर लोग निकलकर बाहर आ रहे थे। अब इसे आप किस संदर्भ में देखना चाहते हैं? हम आपके सामने ये इसलिए डेटा रखना चाहते हैं क्योंकि इसके आधार पर आप समझ पाएंगे कि हम जो मूल बात लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। 1998 में जब भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलने वाला था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को 25.6% वोटिंग परसेंटेज मिला था और उस वक्त जैसा कि हमने आपको बताया 61% के आसपास पोल परसेंटेज था। कांग्रेस का पोल परसेंटेज 25.8% था। लेकिन जब 2014 में चुनाव हुए और वोटिंग परसेंटेज 66% तक पहुंचा, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पोल परसेंटेज 31% हो गया था। कांग्रेस को जाहिर सी बात है काफी नुकसान हुआ था। जब आप 2019 को देखेंगे तो फिर आप इस बात को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पोल परसेंटेज पूरे देश भर का 67 था और भारतीय जनता पार्टी को 37.3% पोल परसेंटेज यानी कि वोटिंग परसेंटेज मिला था। यानी कि जैसे जैसे लोगों में मतदान करने की उत्सुकता ज्यादा हुई, वैसे वैसे या तो बदलाव या मौजूदा सरकार को ज्यादा वोट मिलता दिखाई दिया। लिहाजा अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके साथ साथ एनडीए सरकार में शामिल तमाम नेता आह्वान करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलकर मतदान करें, यहां तक कि विपक्ष के लोग भी, तो वो जानते हैं कि पोल परसेंटेज बढ़ने के साथ ही उनके पोलिंग परसेंटेज, उनके वोट शेयर में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। अब कितने लोग मतदान करने के लिए बाहर निकलेंगे, ये कई इसके मानक हैं। क्या लोग इतने उत्साहित हैं चुनाव को लेकर कि वो बाहर निकलकर मतदान करना चाहते हैं? क्या वो बदलाव करना चाहते हैं? क्या वो नई सरकार चुनना चाहते हैं? जैसा कि हमने देखा 2014 में जिस सरकार को चुना, उसी सरकार को और प्रचंड बहुमत के साथ 2019 में जनता ने चुना। पोल परसेंटेज भी भरा और भारतीय जनता पार्टी का भी वोट शेयर बढ़ा। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी दिक्कत यह आती है कि अगर मौसम अनुकूल न हो तो फिर क्या होगा? जी हां, यही सबसे बड़ी चिंता है जो अब मौसम वैज्ञानिक ने सामने रखी है। बताया जा रहा है कि इस साल प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है और यह गर्मी अप्रैल के दूसरे हफ्ते से देश के तमाम इलाकों में शुरू हो जाएगी और ये जो हीट वेव है, यह दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचंड तरीके से भारत में पाया जाएगा। इसका जबरदस्त असर इस बार के मतदान यानी कि पोल परसेंटेज पर हो सकता है। पहली चरण के मतदान है 19 अप्रैल को और ऐसे में बताया जा रहा है कि देश में उस वक्त तकरीबन 10 से 20 दिनों तक लू चलने के आसार हैं और ऐसे में 3 से 4 दौर जो चुनाव के हैं वो बुरे तरीके से इसकी वजह से प्रभावित होने जा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने यह अनुमान सामने रखा है कि अप्रैल से जून तक देश का तकरीबन 85% हिस्सा गर्मी से झुलस रहा होगा, हीट वेव झेल रहा होगा। अगर आप इसकी तुलना 2023 से करें तो पिछले साल यानी कि 2023 में 60% तक पूरे देश में हीट वेव की बात सामने आई थी, लेकिन यह इस बार बढ़कर 85% है, जो कि अपने आप में अप्रत्याशित है। इसके साथ साथ हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते से ऐसा माना जा रहा है कि औसत अप्रैल में जो तापमान होता है उससे 2 से 5 डिग्री ज्यादा तापमान हिंदुस्तान में होने वाला है
और इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने कई तरह की गाइडलाइंस सामने रखी हैं कि हीट वेव से बचाने के लिए सबसे ज्यादा क्या-क्या कारगर तरीके अख्तियार किए जाएं। कौन-कौन से वो राज्य हैं जिन पर हीट वेव का जबरदस्त असर पड़ने जा रहा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन पर लगातार नजर बनाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ मौसम वैज्ञानिकों ने 20 दिन तक देश के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की बात कही है। आमतौर पर लू या हीट वेव पूरे देश में 4 से 8 दिन चलती है, लेकिन इस बार हीट वेव की संख्या तकरीबन 20 के आसपास बताई जा रही है। इस बार 23 राज्य हैं और इनमें 20 दिन ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा गंभीर होंगे, बहुत ज्यादा इसमें गर्मी होने जा रही है। लू का जो पहला और सबसे लंबा दौर है वो 31 मई से 20 जून तक देखने को मिलेगा और यह 2023 में था और इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, इसमें 21 दिन तक लगातार लू चली थी। देश के 23 राज्यों और 200 से ज्यादा शहरों में इसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा अब माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर समेत 40 ऐसे जिले हैं जहां तापमान बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में इस प्रचंड गर्मी की वजह से क्या दिक्कतें आने जा रही हैं? सबसे बड़ी दिक्कत होगी पोल परसेंटेज में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ इसके ठीक पहले चुनाव के इस पूरे प्रकरण के बीच में राजनेता जब चुनावी कैंपेन पर बाहर निकलेंगे तो इतनी प्रचंड गर्मी में उनको सुनने के लिए मतदाता बाहर कहां निकल पाएंगे? कैंपेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और इस चुनौती से निपटना राजनेताओं, उनके कार्यकर्ताओं और यहां तक कि मतदाताओं के लिए आसान नहीं होगा। हमने देखा है कि चुनाव प्रचार में बीते कम से कम 3 से 5 चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में रोड शो का खासा प्रभाव होता है और इसे लोकप्रियता का पैमाना भी माना जाता है। लेकिन जब इतनी प्रचंड गर्मी होगी, जहां लू के थपेड़े चलेंगे, सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक लू जैसी स्थिति होगी, हीट वेव होगा, तो क्या रोड शो कोई बड़ा नेता कर पाएगा? ऐसे में ऐसा बहुत बड़ा एक भूखंड होगा जहां लू की वजह से लोग बाहर निकलते नहीं दिखाई देंगे, लोग घरों के भीतर रहेंगे और ऐसे में राजनीतिक दलों को, लोगों को यानी कि अपने वोटरों को अपने घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक ला पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और इस चुनौती का बड़ा खामियाजा दरअसल भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि चुनावी मशीनरी को इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख का एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करती है, जिसमें हर बूथ पर कितने वोटर कहां और कैसे हैं, उन्होंने मतदान दिया या नहीं दिया, यह पन्ना प्रमुख देखते हैं। लोग अगर घर से बाहर निकलेंगे नहीं, गर्मी इतनी ज्यादा प्रचंड होगी, तो ना तो नेता को सुनने के लिए कोई श्रोता आएगा या फिर वोटर आएगा और ना ही मतदान पेटी तक मत डालने के लिए कोई वोटर। ऐसे में स्थिति बहुत खराब होने जा रही है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभा में इस बात पर खासा जोर दिया है कि गर्मी से डरना नहीं है, वोट डालने के लिए बाहर निकलिए, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है। अगर मेरे देश का वीर जवान अगर किसी भी मौसम में मेरे देश के लिए तैनात रहता है, तो हमें तो देश के लिए गर्मी कितनी ही क्यों न हो, घर से निकल करके वोट जरूर करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम वोटरों के साथ ये आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि गर्मी के बावजूद आप बाहर निकलिए और मतदान कीजिए। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहले चरण के मतदान के साथ ही 19 अप्रैल के आसपास से ही पूरे देश भर में जबरदस्त लू जैसी स्थिति होगी और ऐसे में लोग मतदान करने बाहर नहीं निकलेंगे। मतदान प्रतिशत अगर गिरेगा, इसका बहुत बड़ा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के मिशन 370 और एनडीए के मिशन 400 प्लस पर पड़ने जा रहा है। इसलिए लोगों को उम्मीद है और राजनेताओं की अपील है और उनकी कोशिश है कि मतदान करने के लिए लोग बाहर निकलें। मतदान प्रतिशत बढ़ा तो फायदा भारतीय जनता पार्टी का, मतदान प्रतिशत घटा तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है और ये बात तमाम राजनीतिक दल बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं।
आइए अब बात करते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर और खास करके बीता साल 2023 हमारे देश के लिए कैसा रहा है। अगर आप साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इसमें एक शाइनिंग स्टार के तौर पर आप भारत को देख सकते हैं। पूरी दुनिया में तमाम देशों में आर्थिक मंदी एक तरह से रही है। लोग तो रिसेशन की बात कर रहे थे 2023 में, यानी कि अर्थव्यवस्था एकदम चौपट होकर नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन जनाब, भारत ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, आप अमेरिका की बात कर लीजिए, पश्चिम यूरोप के तमाम संपन्न देशों की बात कर लीजिए, जापान की बात कर लीजिए, ये तमाम अर्थव्यवस्थाएं डावाडोल हो चुकी हैं। चीन की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था लगातार रफ्तार पकड़ती चली जा रही है। और यह सिर्फ भारतीय बाजार से इसका संकेत नहीं मिल रहा, बल्कि इस बात से भी संकेत मिल रहा है कि आम आदमी के पास आज वाकई में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा है। और यह बात हम किस आधार पर कह रहे हैं? सबसे पहला आधार है कि देश में जीएसटी का कलेक्शन कैसे हो रहा है। इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए कि आज भारत 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा का राजस्व जीएसटी के जरिए एकत्रित कर पा रहा है। और ये आंकड़े हम आपको साल 2023-24 के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 20.14 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार को जीएसटी के तर्ज पर कलेक्शन के तौर पर मिले हैं। ये 2022-23 से 11.7% ज्यादा है। यानी कि आप सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पर हमने अपना जीएसटी कलेक्शन बढ़ाया है। सरकार की कार्यकुशलता भी है, टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस आसान भी हुआ है और देश में आर्थिक गति भी आई है, जिसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन इतने बड़े पैमाने पर सामने आ रहा है। औसतन अगर आप देखें तो साल 2023-24 में, जो कि अभी 31 मार्च को खत्म हुआ, 1.68 लाख करोड़ रुपए प्रति महीना जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, जो कि उसके पिछले साल यानी साल 2022-23 के मुकाबले जबरदस्त आगे है। क्योंकि साल 2022-23 में ये 1 लाख यानी 1.50 लाख करोड़ पर मंथ था। तो कुल मिलाकर जीएसटी का कलेक्शन जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। हम आपको अब सिलसिलेवार तरीके से दिखाएं कि अप्रैल के महीने में, जो कि 2023 अप्रैल की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ का था जीएसटी का, और अप्रैल 22 की तुलना में ये 18.4% ज्यादा है। इसमें जो तमाम राज्य हैं जो जीएसटी कलेक्शन में सबसे ज्यादा हैं, उसमें नंबर 1 है महाराष्ट्र, तकरीबन 27,000 करोड़ से भी ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन है। कर्नाटक में 13,000 से भी ज्यादा का कलेक्शन है, 13,000 करोड़ से भी। गुजरात 11,000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर रहा है। तमिलनाडु भी 11,000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर रहा है, और हरियाणा भी 9,000 करोड़ से भी 9,500 करोड़ के आसपास का वहां का जीएसटी कलेक्शन है। इस टैक्स कलेक्शन की सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरे देश भर में कंजम्पशन बढ़ा है और बाजार और उसके साथ साथ घरेलू उत्पाद के प्रोडक्शन में जबरदस्त इजाफा आया है। आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि आम आदमी को भी इसका कितना जबरदस्त फायदा हुआ है। आपने देखा कि किस तरह से शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आप इसे एबेरेशन ईयर के तौर पर देख सकते हैं। साल 2023-24 में जिन लोगों ने शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में अपने पैसों का निवेश किया, उन्हें औसतन 30% का रिटर्न मिला है। यानी कि अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको 30 रुपए का प्रॉफिट, मुनाफा हुआ है। सोने की कीमत में भी काफी इजाफा हुआ है। सोने की कीमत में इजाफा अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की वजह से हो रहा है, और वो इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय माहौल बहुत ही असमंजस वाला है, और ऐसी स्थिति में आमतौर पर सोने की कीमत बढ़ती है। सोना ने जो भारत में रिटर्न दिया है पिछले एक साल में, वो 12.6% है। यानी कि अगर आपने 100 रुपए का सोना खरीदा तो आपको 12 रुपया 60 पैसे का मुनाफा हुआ। इसके साथ साथ बॉन्ड और सिक्योरिटीज में 9% का गेन हुआ। लेकिन जब आप इसकी तुलना पीपीएफ स्कीम से करते हैं, जिसमें सरकार इसका निर्धारण करती है, तो तकरीबन 7.1% का इसमें फायदा हुआ, और चांदी में सबसे कम निवेश करने का फायदा हुआ। यानी कि स्टॉक मार्केट जबरदस्त तरीके से लोगों को इस बार का रिटर्न दे रहा है।
और यह बताता है कि भारतीय बाजार, भारतीय कंपनियां, जिसमें कि विदेशी निवेश बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है। 2023-24 में 3,367 शेयर ऐसे रहे हैं जिन्होंने 83% का रिटर्न दिया है। यानी आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा तो वो 183 रुपए का हो गया साहब। सोचिए, इसके बारे में कोई संभव भी सोच सकता था? 857 ऐसे शेयर हैं भारतीय बाजार में जो कि विभिन्न कंपनियों के हैं जिन्होंने 100% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। और ये विदेशी निवेश के साथ साथ भारतीय निवेशकों का दमखम है, जिसकी वजह से ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं। अगर हम आपको सिर्फ बीते 2 दिनों की बात करें तो इन 48 घंटों में शेयर बाजार में 10,50,000 करोड़ का फायदा हुआ है। शायद यही वजह है कि लोगों ने अपने निवेश के तरीके भी बदल दिए हैं। भारत में क्या आप जानते हैं कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, भारतीय निवेशक, उन्होंने जो अपने पैसे शेयर बाजार या फिर म्यूचुअल फंड्स या मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाए हैं, ये इतनी बड़ी संख्या में है साहब कि इसकी वजह से आज हिंदुस्तान का बाजार गिरने का नाम ही नहीं लेता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की उहापोह की स्थिति आप देखिए, जहां पर कभी बाजार उठते हैं और धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। हिंदुस्तान में ऐसी कोई स्थिति नहीं आ रही है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि मार्केट में विदेशी निवेश कितने बड़े पैमाने पर है और नए निवेशक कितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आज भारत में नए निवेशकों की बढ़ोतरी कितनी हुई है? 47%। 2022-23 के मुकाबले 47% नए निवेशक आज भारत में आ रहे हैं। 2023 में भारत में कुल जो निवेशक थे यानी डीमैट अकाउंट्स थे वो तकरीबन 8.5 करोड़ थे। आज भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा डीमैट अकाउंट्स हैं। यही नहीं, अगर हम डिजिटल पेमेंट्स की बात करें, जिसके लिए आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है, तो ये अपने आप में एक जबरदस्त आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करती है। क्या इस बात पर आप यकीन करेंगे कि 2020 से पहले यूपीआई के नाम पर जहां लोग डरा करते थे, आज उस डिजिटल पेमेंट के आधार पर लेन देन कितना है? 19.7 लाख करोड़। यह है यूपीआई ट्रांजैक्शन का लेन देन, जिसमें 13.44 अरब यूपीआई लेन देन हुए हैं। यानी कि आप सब्जी खरीदने से लेकर गाड़ी खरीदने तक यूपीआई से कर सकते हैं। और यह भारत में इकलौता एक्सपेरिमेंट है। दुनिया के तमाम देश आज भारत से इसके टिप्स ले रहे हैं कि आप यूपीआई के जरिए कैसे पूरे पेमेंट चैनल्स को इतना आसान बनाते हैं। यूपीआई पेमेंट्स 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में 55% बढ़े हैं। और यह अपने आप में बताता है कि आज किस तरीके से लोगों में जबरदस्त उत्साह है। हमने आपको जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके ये आंकड़े इसलिए सामने रखे क्योंकि अभी हम तकरीबन 8.5% के आसपास की जीडीपी विकास दर को हासिल कर पा रहे हैं। अगले साल के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कंजर्वेटिव प्रोजेक्शन है वो है 6.8% का, यानी 6.8% का जीडीपी ग्रोथ। हमारे बराबर, भारत के बराबर दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसके पास ऐसा प्रोजेक्शन हो। अगला प्रोजेक्शन जो चाइना का है वो है 4.3% जीडीपी, 4.3% ग्रोथ। जो चीन तकरीबन 8% के ग्रोथ रेट पर आज से 3 साल पहले खड़ा था, कोविड के ठीक शुरू होने के पहले 8%, 7.5 से 8% ग्रोथ रेट पर था, आज वो 4.7%, 4.3% के ग्रोथ रेट पर है। और भारत ने कोविड के बाद अपने आप को इस तरीके से संभाला कि हम 8% से भी ज्यादा की ग्रोथ रेट पर हैं। तो क्या आप इसे भारत की सफलता नहीं मानते, भारत सरकार की सफलता नहीं मानते? इसका चुनाव करने का या इसका विश्लेषण करने का अधिकार मुझे लगता है कि आपसे बेहतर किसी को नहीं है। आइए बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण जो एक लक्ष्य उन्होंने रखा है 370 सीटों के बारे में, जिसमें आज यही चर्चा हो रही है। थोड़ी अलग सी बात नहीं है। मुझे इस बात को कहते हुए आज गुरेज नहीं है। ये मेरा 8वां लोकसभा का एंकरिंग है, या यूं कहें कि एक बतौर होस्ट मैं शोज होस्ट कर रहा हूं। 1996 से मैंने लोकसभा के चुनाव कवर करने और उसके शोज होस्ट करने शुरू किए हैं।
मेरे अपने तजर्बे में बीते 8 लोकसभा के चुनाव जो मैंने कवर किए हैं, ये 8वां लोकसभा चुनाव है। ये पहला मौका मैं देख रहा हूं जहां बात इसकी नहीं होती कि कौन सा पक्ष चुनाव जीतेगा। चर्चा इस मुद्दे पर हो रही है कि जीतता हुआ पक्ष क्या 370 के आंकड़े को छुएगा, क्या 400 के आंकड़े को एनडीए पार कर लेगा। यह अपने आप में एक बहुत ही अलहदा चुनाव है और इस विश्वास और भरोसे को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार और टीम आगे बढ़ रही है, यह बहुत कुछ कहती हुई दिखाई देती है। आखिरकार इतना प्रचंड विश्वास क्यों है? एक प्रचंड बहुमत का दावा भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कैसे कर पा रही है? आइए जरा इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना चुनाव लड़ा था, उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं। उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो सिर्फ एक सीट ऐसी जीती थी, एक सीट जिस पर 3 लाख से ज्यादा का मार्जिन था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना चुनाव लड़ा तो 42 ऐसी सीटें थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने 3 लाख से भी ज्यादा वोटिंग मार्जिन से अपनी जीत दर्ज की थी। और जब आप इस आंकड़े को 2019 में देखते हैं तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 105 लोकसभा सीटें जीती, जो 3 लाख से भी ज्यादा के मार्जिन से जीत गई। क्या यह अपने आप में बहुत कुछ नहीं कहता? यह प्रोजेक्शन 9, 14, 19 3 चुनाव और 1 से लेकर 105 तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचती है, 3 लाख के वोटिंग मार्जिन से ज्यादा क्या था। अब जरा हम इसी दौर में कांग्रेस पर नजर डाल लेते हैं। 2009 में कांग्रेस ने यूपीए सरकार बनाई थी और 2009 में कांग्रेस ने 4 सीटें जीती थीं, जो 3 लाख के मार्जिन से ज्यादा थी। 4 सीटें। 2014 में कांग्रेस को जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा था। यह हालत कांग्रेस की कभी नहीं हुई थी, 44 सीटों पर सिमट गई थी और उस वक्त कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें ऐसी थीं जिस पर कांग्रेस ने 3 लाख के मार्जिन से ज्यादा की जीत दर्ज की थी। 2019 में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हुआ और कांग्रेस ने 3 लाख के मार्जिन से जीतने वाली सीट 5 कर दी। 2019 में कांग्रेस के पास 5 सीटें थीं जो वो 3 लाख के मार्जिन से जीती थी। भारतीय जनता पार्टी के पास 105 सीटें थीं जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 लाख के मार्जिन से जीती। आखिरकार ऐसा कैसे होता है? वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावों को लेकर काफी सजग रहती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाती है और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। अब जरा देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटें अपने दम पर जीती थी, पूर्ण बहुमत की सरकार। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आंकड़े को, अपने ग्राफ को 303 पर पहुंचा दिया। और इसमें एक और विश्लेषण जो अब आपके सामने रखते हैं, 2014 में जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी उसमें से सिर्फ 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 में शिकस्त झेलनी पड़ी थी। 2019 में 2014 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने 56 ऐसी सीटें जीती जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में नहीं जीती थी। यानी जीती हुई 35 सीटें हारी और जो सीटें हार चुके थे उनमें 56 सीट ऐड किया। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक इलेक्शन मशीन के तौर पर सामने रख पाती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने कुछ एक राज्यों में सारी की सारी सीटें जीत ली थी। अब आइए हम बात करते हैं उन तमाम राज्यों की जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बतौर एक नई शक्ति के तौर पर प्रस्तुत किया, जिसमें सबसे पहला नंबर हम पश्चिम बंगाल का रखना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 2009 के लोकसभा के चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीती थी, दार्जिलिंग। जी हां, 2019 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। यह इजाफा 1700% का है साहब, 1700% पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा अगर लोकसभा के सिर्फ सीटों के आंकड़े को देखें। हरियाणा में 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीती थी 10 लोकसभा सीटों में से। 2009 में एक भी सीट नहीं, 2014 में सभी सीटें, 2019 में सारी 10 की 10 सीटें। 2009 के मुकाबले 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 1000% की बढ़ोतरी।
दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली 7 लोकसभा की सीटें 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीती थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन सामने रखा, सभी सीटें जीती। 19 में भी सारी सातों की सात सीटें जीती, 700% का इजाफा। राजस्थान 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने 25 में से 4 सीटें जीती, 2019 में 24 सीटें। यहां पर आप देखिए कितना जबरदस्त इजाफा आपको देखने को मिला, 500% का इजाफा। उत्तराखंड में 2009 में 5 में से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 5 की 5 सीटें जीती, यहां भी 500% का इजाफा। यानी कि अगर आप देखें जिन राज्यों में 2009 में भारतीय जनता पार्टी शून्य बाई सपाटा थी, वहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 500%, 700%, 1000%, 1700% इस तरह का ग्राफ जीता है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने जीत को लेकर आश्वस्त नहीं होगी तो क्यों होगा। इसके साथ साथ अब आपको हम यह बताना चाहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की यह जीत सिर्फ सर्वहारा के तौर पर है, क्योंकि यह आरोप विपक्ष हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर लगाता रहा कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी है, बनिया और ब्राह्मण की पार्टी है, ऐसा बार बार कहा जाता रहा है भारतीय जनता पार्टी के बारे में। तो आइए अब आपको शेड्यूल्ड कास्ट सीट्स की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 2019 में जितनी पूरे देश भर में शेड्यूल्ड कास्ट सीट्स हैं, उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, 86 सीटें, माफ कीजिएगा 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में शेड्यूल्ड कास्ट सीट्स पर अपनी जीत हासिल की थी। कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटों पर सफलता मिली, टीएमसी 5 सीटें जीत पाई थी और अन्य के खाते में 23 शेड्यूल्ड कास्ट सीट गए थे। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी इलेक्शन मशीन है जो कि लगातार अपनी चुनावी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजी, जनाधार को बढ़ाना और उसके आधार पर वोट बढ़ाने की प्रक्रिया में शामिल रहती है और निरंतर प्रयासरत रहती है। भारतीय जनता पार्टी का 2024 में लक्ष्य 50% वोट हासिल करने का है। 37% के आसपास वोट शेयर है भारतीय जनता पार्टी का 2019 के लोकसभा के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने जीत का लक्ष्य इस बार 50% रखा है। जाहिर सी बात है ये एक जीत का लक्ष्य है, इसे हासिल कर पाना अपने आप में मुनासिब या आसान नहीं हो सकता। लेकिन यहां इस बात को लेकर गौर करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 200 से ज्यादा सीटें, 200 से भी ज्यादा सीटें 50% प्लस वोट शेयर से जीती। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने 400 से भी ज्यादा उम्मीदवारों के लिए 50% वोट शेयर का लक्ष्य लेकर रखती है तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। अगली स्टोरी आपके सामने। अगली स्टोरी में हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस ने जिस तरह से पूरे देश में यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धमक मचाई कि इनकम टैक्स विभाग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रहा है और इनकम टैक्स विभाग पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस का गला दबा दिया जाए, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग का जो आईटी नोटिस है वो कुर्की जब्ती का नोटिस है। 135 करोड़ की संपत्ति और बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जा चुके हैं कांग्रेस के, क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न्स समय पर फाइल नहीं किए। ऐसे में लगातार ये बात कही जा रही है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आइए जरा इसका खुलासा भी हम आपके सामने कर दें ताकि आप समझ सकें कि आखिरकार स्थिति कहां पड़ती चली जा रही है। अभी हाल ही में आपने ये खबर भी देखी होगी कि कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस और भेजा जा चुका है। कुल मिलाकर अभी तक, माफ कीजिएगा मैंने भारतीय जनता पार्टी कहा था, ये कांग्रेस पार्टी की बात हम कर रहे हैं, क्षमा चाहता हूं आपसे। कांग्रेस पार्टी को अभी तक कुल मिलाकर 3560 से भी ज्यादा करोड़, 3560 करोड़ से भी ज्यादा का इनकम टैक्स के जुर्माने का नोटिस दिया जा चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया है? क्या आपको इसकी खबर है? क्या ट्विटर पर, एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी, या कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने इस बारे में कहीं कोई टिप्पणी की है? नहीं की है ना। सबसे पहले देखिए, आपको दिखाते हैं हम कि कैसे राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं ने इनकम टैक्स विभाग के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जब सरकार बदलेगी तो चेत जाइए,
लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी। ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी को हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है। ये राहुल गांधी का वक्तव्य है जो मैं अभी आपको कोट करके बता रहा हूं। सोनिया गांधी ने कहा, यह बेहद गंभीर मसला है, यह मुद्दा लोकतंत्र पर असर डाल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से कभी कोई टैक्स नहीं मांगा जाता। कांग्रेस का वित्तीय रूप से कमजोर कर कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश चल रही है। दो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, उसके साथ साथ कांग्रेस ने कहा कि चुनाव से पहले विपक्ष को जानबूझकर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। यह भारतीय जनता पार्टी का टैक्स टेररिज्म है, टैक्स आतंक। कांग्रेस के तमाम स्टेटमेंट्स इनकम टैक्स विभाग के बारे में थे, लेकिन निशाना भारतीय जनता पार्टी का था। और वो इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने कहा, उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए और उसके साथ साथ 3,500 करोड़ से भी ज्यादा का इनकम टैक्स वसूली का नोटिस दे दिया। लेकिन क्या, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, इनकम टैक्स विभाग की तरफ से दिए गए राहत के बारे में कोई जानकारी आपको है? नहीं है ना? अब आपको हम बताते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कोर्ट में प्रस्तुत हो रहे थे, उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा, जो कि अब आपको हम कोट कर रहे हैं, कि जब तक लोकतंत्र का चुनाव देश में चल रहा है, यानी कि जब तक चुनावी प्रक्रिया चल रही है, इनकम टैक्स विभाग अपनी तरफ से कांग्रेस के प्रति कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाने जा रहा। चुनाव खत्म होने तक इनकम टैक्स विभाग कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा जिसकी वजह से कांग्रेस को किसी तरह की कोई दिक्कत हो। अगली तारीख तक 3500 करोड़ की मांग के संबंध में भी इनकम टैक्स विभाग कोई जानकारी सामने नहीं रखेगा। तुषार मेहता ने बतौर इनकम टैक्स के वकील यह बात कोर्ट में कही। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, जो वकील के तौर पर उपस्थित थे कोर्ट में, उन्होंने तुषार मेहता के इस स्टेटमेंट का स्वागत करते हुए कहा, मैं निशब्द हो गया हूं और ऐसा बहुत कम बार हुआ है। एक राजनीतिक पार्टी है, न कि किसी को लाभ कमाने वाली कोई संस्था, और उसे एक बहुत बड़ी सहूलियत दी गई है। मैं स्तब्ध हूं। इसके बाद क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नगरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मेसी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी से कहा गया कि आपको हर समय किसी के बारे में सिर्फ नकारात्मक विचार नहीं रखने चाहिए। प्लीज बी सरप्राइज्ड। और यह अपने आप में बताता है कि किस तरह की एक नकारात्मक नैरेटिव को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार लोगों के बीच में रही है। कांग्रेस ने कितना ढिंढोरा पीटा कि उनके अकाउंट फ्रीज हो गए। कांग्रेस ने कितना ढिंढोरा पीटा कि उन्हें जानबूझकर टैक्स टेररिज्म के तहत बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह कोर्ट का जो पूरा प्रोसीडिंग है, इसके बारे में अभी तक आपको कोई जानकारी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका तक ने कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने की बात अपने प्रेस ब्रीफिंग में कही, जिसका विरोध भारत सरकार ने किया, क्योंकि यह भारत के अंदरूनी मामले में दखल का है मामला। इसके बावजूद आज जब राहत मिली तो कोई टिप्पणी नहीं। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाएं कि यह दरअसल टैक्स का मामला है क्या कांग्रेस का। असेसमेंट ईयर 2014-15 से 2016-17 के लिए इनकम टैक्स विभाग ने 1,745 करोड़ का नोटिस थमाया है अभी हाल फिलहाल कांग्रेस पार्टी को। और कुल मिलाकर जो टोटल अमाउंट इनकम टैक्स विभाग ने रिकवरी विथ इंटरेस्ट के तौर पर कांग्रेस पार्टी को दिया है, वो है 3,567 करोड़ का। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं टैक्स वायलेशन किस साल कितना हुआ है। 1994-95 में 53 करोड़ से भी ज्यादा का टैक्स वायलेशन डिटेक्ट हुआ है। 2014-15 में 663 करोड़ से ज्यादा का टैक्स वायलेशन डिटेक्ट हुआ है। 2015-16 में 6,063 करोड़ से ज्यादा का टैक्स वायलेशन कांग्रेस का पाया गया। 2016-17 में यह आंकड़ा 417 करोड़ के ज्यादा है। 17-18 में 181 करोड़ से ज्यादा, और साल 2019 में 178 करोड़, 2019-20 में 918 करोड़ और 2020 में 490 करोड़। यानी कि कुल मिलाकर
3,500 करोड़ से भी ज्यादा का टैक्स वायलेशन कांग्रेस पार्टी का डिटेक्ट किया गया है, जिसके बारे में उन्हें नोटिस दिया गया। कांग्रेस ने इसे तमाम आईटी ट्रिब्यूनल्स में, एपेलेट ट्रिब्यूनल्स में इसको कंटेस्ट किया और उसके बाद हाई कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी पहुंची। 28 मार्च को याचिका की सुनवाई करते हुए यह बात सामने रखी गई कि कांग्रेस के खाते में कई बेहिसाब लेन देन हैं। इनकम टैक्स अधिकारियों के पास टैक्स असेसमेंट पर एक्शन लेने के लिए ठोस सबूत हैं, इसलिए एक्शन लिया गया है, यह कहना था इनकम टैक्स विभाग का। टैक्स का इतना बड़ा बाउंसर जब कांग्रेस पर पड़ा तो जाहिर सी बात है कांग्रेस तिलमिला उठी और पूरे देश भर में यह प्रचार करने लगी कि उसके बैंक खातों को जानबूझकर चुनावी विद्वेष की वजह से सील किया जा रहा है। आखिरकार कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में कैसे पहुंची? क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी के पास पैसे नहीं हैं? तो आइए अब आपको कांग्रेस पार्टी के मौजूदा फाइनेंशियल अकाउंट्स भी सामने रख देते हैं। मौजूदा स्थिति में कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट में 283 करोड़ रुपए जमा हैं, जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर हैं। कांग्रेस के बैंक खाते में 95 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस है। कांग्रेस पार्टी के पास 11 करोड़ रुपए नगद के तौर पर है और साल 2022-23 में कांग्रेस पार्टी की कुल संपत्ति 824 करोड़ आकी गई है। इसमें से 262 करोड़ रुपए दान के तौर पर कांग्रेस पार्टी को मिले हैं, 171 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड से मिले हैं और 97 करोड़ रुपए अदर सोर्सेज से उन्हें दान के तौर पर मिले हैं। लेकिन इस बीच में कांग्रेस पार्टी ने यह पूरी बात अफवाह के तौर पर फैलाई और बड़े पैमाने पर ढिढोरा पीटा कि उनके बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं ताकि वो चुनाव लड़ सके, क्योंकि 135 करोड़ का रिकवरी का नोटिस इनकम टैक्स विभाग का कांग्रेस के पास था, जिसके एवज में कांग्रेस पार्टी के कुछ बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया गया था और उसके साथ ही उनके कुछ एसेट्स को फ्रीज किए गए थे। कुल मिलाकर हम आपके सामने यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई, लेकिन अब जब इनकम टैक्स विभाग की तरफ से राहत मिली है तो कोई नाम लेवा नहीं है। आइए अब आप एक ऐसी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जो पूरी दुनिया भर में बदलते राजनीतिक परिदृश्य पर एक बहुत बड़ा आकलन है। टाइम मैगजीन ने 2024 को ग्लोबल इलेक्शन ईयर के तौर पर करार दिया था। 74 ऐसे देश हैं, पूरी दुनिया के 74 ऐसे देश हैं जिनमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 के बीच में चुनाव हुए हैं, जिसमें रूस से लेकर टर्की तक शामिल हैं। ब्रिटेन में भी चुनाव होने वाले हैं, अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, भारत में चुनाव हो रहे हैं, जो कि हम उसके लिए प्रत्यक्षदर्शी हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह निकल कर आ रही है कि पूरी दुनिया के 4 अरब से 8 अरब की पूरी आबादी हमारी पूरी देश दुनिया में, और 4 अरब से भी ज्यादा लोग मतदान का इस्तेमाल कर अपने अपने देशों में चुनाव करने जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में भी बड़े पैमाने पर चुनाव है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज पूरी दुनिया में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। हमने देखा कि एक वक्त था जब पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म या वामपंथ का एक जबरदस्त करार था, जिसे हम कोल्ड वॉर फेज कहते हैं। जैसे ही ये कोल्ड वॉर फेज खत्म हुआ, उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड की बात सामने आई, यानी कि सिर्फ एक अमेरिका सुपर पावर के तौर पर था और दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं था जो लोकतंत्र के अलावा किसी और भी राजनीतिक संरचना के बारे में चर्चा कर सकता था। लेकिन उसके बाद एथनिक नेशनलिज्म के साथ साथ दक्षिणपंथी सोच और विचारधारा काफी हावी हुई, जिसका प्रमाण हमने रूस, चीन, उसके साथ यूरोप के कई देश, यहां तक कि अमेरिका में देखा, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूरे राजनीतिक परमेश को भी बदल कर रख दिया। लेकिन अब इसमें एक बड़ा बदलाव आता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आज हम बात करते हैं टर्की की। क्या आप जानते हैं कि टर्की में वहां के राष्ट्रपति एर्दोगान, जिनकी पार्टी है जस्टिस फॉर डेवलपमेंट यानी कि AKP, जिन्होंने अभी ही सत्ता हासिल की है एक बार फिर नेशनल इलेक्शंस में, बहुत ही ताकतवर नेता है, 21 साल से टर्की का शासन चला रहे हैं, लेकिन आज उनकी सत्ता खतरे में दिखाई दे रही है। टर्की में जो लोकल बॉडी चुनाव हुए हैं वो अपने आप में इंगित करते हैं कि कैसे एर्दोगान का समर्थन, उनकी नीतियों का विरोध बड़े पैमाने पर आज टर्की के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है।
आप चाहे इस्तांबुल की बात करें, अंकारा की बात करें, ये तमाम ऐसे केंद्र हैं, ये तमाम ऐसे बड़े शहर हैं जहां पर टर्की की बहुत बड़ी आबादी रहती है और जो कि विकसित सोच वाली आबादी है। इस आबादी में अब टर्की में एर्दोगान का समर्थन लगातार कम हो रहा है। सबसे पहले एर्दोगान ने टर्की के पूरे परिवेश को बदला था। आज से 20 साल पहले टर्की एक बहुत ही उदारवादी देश हुआ करता था जहां धर्म की प्रमुखता नहीं थी। कमाल अतातुर्क ने तुर्की को एक आधुनिक यूरोपीय देश के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की थी, जहां पर इस्लामिक तरजीह नहीं थी। यूरोप की तर्ज पर वहां पर एक खुले विचार का आदान प्रदान था। लेकिन 2003 में जब एर्दोगान सत्ता में आए तो उन्होंने इस्लामिक राष्ट्रवाद और रूढ़िवाद को एजेंडा बनाया। जैसा कि हमने आपसे बताया कि वो एक दौर था जहां एथनिक नेशनलिज्म को लेकर तमाम नेता आगे बढ़ रहे थे और इसी एथनिक नेशनलिज्म को लेकर एर्दोगान भी आगे बढ़े और उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड और उसके साथ साथ इस्लामिक रूढ़िवाद को बड़े पैमाने पर अपने साथ रखा और अपने वोटरों को अपने प्रति आकर्षित किया। पुरातत्व के गौरव को वापस लाने का डंका बजाया और इसके आधार पर उन्होंने इस्लामिक देशों जैसे कि सऊदी अरब के दबदबे को भी चुनौती दी। लेकिन अब 20 साल बाद सत्ता में रहने के एर्दोगान की स्थिति काफी खराब होती चली जा रही है, क्योंकि अब उनकी राष्ट्रवादी पहचान, रूढ़िवादी सोच के खिलाफ एक नई सोच सामने आ रही है। लोकल बॉडी इलेक्शन ने इस बार साबित कर दिया। हालांकि अभी चुनाव के पूरे नतीजे सामने नहीं आए हैं, लेकिन एर्दोगान ने इस बार मान लिया है कि उनकी पार्टी के साथ काफी कमजोरी हुई है और चुनाव हारने के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो एर्दोगान की राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि एर्दोगन ने ये साफ तौर पे कहा, उन्होंने ये इस बात को माना कि उनके चुनाव के कैंपेन में काफी कमजोरी आई है। वहां पर क्या क्या स्थिति बनती दिख रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। बेरोजगारी को लेकर वहां पर स्थिति गंभीर बन रही है। कट्टरवाद और रूढ़िवाद वहां बड़े पैमाने पर है, जिसकी वजह से जनता अब ऊब चुकी है। सेक्युलर विचार और सेक्युलर विचार पर भरोसा अब वापस लौटता दिखाई दे रहा है और कमाल अतातुर्क की जो एक फिलॉसफी थी उसकी तरफ लोगों का रुझान एक बार फिर से बढ़ रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, अभी तक आधिकारिक तौर पर लोकल बॉडी इलेक्शंस के नतीजे सामने नहीं आए हैं, लेकिन एर्दोगान ने इस बात को कबूला है। उन्होंने कहा है कि हमें जैसी उम्मीद थी वैसे नतीजे नहीं आए हैं। हम मायूस जरूर हैं, लेकिन यह सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट है। जनता ने जो मैसेज हम तक वोट के जरिए पहुंचाया है उसे समझने में हमें वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन हम अब अपने फैसले आगे तेजी से लेते हुए दिखाई देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि टर्की में जो बड़े पैमाने पर बदलाव आ रहे हैं, वहां की अर्थव्यवस्था, वहां के लोगों की सोच और उसके आधार पर जो बदलाव आ रहे हैं उसका ये एक प्रतिबिंब है। और यही प्रतिबिंब अब आपको ब्रिटेन में भी दिखाई दे रहा है। ये वो दूसरा देश है जहां बीते 13 साल से कंजर्वेटिव यानी कि दक्षिणपंथी सरकार लगातार हावी रही है। इसी दौरान ब्रिटेन में ब्रेक्जिट को भी अंजाम दिया गया। यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन ने अपने आप को अलग किया और वो सिर्फ कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स की वजह से हुआ था। लेकिन आज वहां पर जो तमाम सर्वे हो रहे हैं वो ये बताते हैं कि ब्रिटेन में लोगों की जो नाराजगी है वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट से बहुत जबरदस्त है। हम सब जानते हैं कि ऋषि सुनक इस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऋषि सुनक की खुद अपनी सीट खतरे में है? नॉर्थ यॉर्कशायर से उनकी सीट पर उनका प्रभाव इतना कमजोर हो चुका है कि वो इस बार इस सीट को हार सकते हैं और ये तमाम चुनावी सर्वेक्षण इसी का संकेत दे रहे हैं। सर्वेक्षणों में यह बात भी सामने आ रही है कि लेबर पार्टी, जो कि लिबरल थॉट्स, जो कि सेकुलर थॉट्स को लेकर आगे चलने की बात करती है, जो समावेशी बातचीत करती है, समावेशी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने की बात करती है, उसका वोट शेयर 45% होने जा रहा है, जो कि पिछले चुनावों के मुकाबले कम से कम 25% ज्यादा है। और ऐसे में कंजर्वेटिव पार्टी का वोट शेयर 26% रहने वाला है। यानी कि लिबरल पार्टी जो है, जो वहां पर लेबर पार्टी है,
उसका वोट शेयर कंजर्वेटिव पार्टी से तकरीबन दोगुना होने जा रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात कर आ रही है और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप अर्थव्यवस्था के तौर पर देखें तो ब्रिटेन में बहुत ही बुरी स्थिति है। रूलिंग कंजर्वेटिव पार्टी को अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, अभी ऐसा कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में जो मेजर डिसएंचेंटमेंट है लोगों का, अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है, नौकरियां कम हो गई हैं, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और ऋषि सुनक के तमाम फाइनेंशियल मेजर्स के बावजूद वहां परिस्थिति पहले से काफी ज्यादा खराब है। यानी ब्रेग्जिट के बाद जो तरक्की की उम्मीद लोगों में थी, आज वो उम्मीद नहीं है और यह स्थिति बताती है कि कैसे बदलाव की बयार अब ब्रिटेन में भी है। एथनिक नेशनलिज्म यहां पर भी अब जरा बैक सीट पर है और सेक्युलर थॉट आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब आप इजराइल की तरफ देखिए। इजराइल में नेतन्याहू जो कि वहां के प्रधानमंत्री हैं, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट का लीड कर रहे हैं, दक्षिणपंथी तमाम पार्टियों के समर्थन से अपनी सरकार चला रहे हैं। हमास ने जो वहां पर आतंकी तांडव किया था, उस तांडव के खिलाफ जबरदस्त उन्होंने एक एक्शन लिया, लेकिन इसके बावजूद तमाम कंजर्वेटिव एक्शंस और उसके साथ साथ आर्मी एक्शंस के बावजूद जहां नेतन्याहू की लोकप्रियता बढ़नी चाहिए थी, उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है। हाल फिलहाल इतने बड़े बड़े प्रदर्शन वहां पर हुए हैं जो कि इजरायलियों के हैं। यहां पर हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो कि पैलेस्तीन या फिलिस्तीन के समर्थन में सामने आते हैं। ये वो इजरायली जनता है जो राइट विंग इजरायली थॉट प्रोसेस से अपने आप को बिल्कुल अलग कर चुकी है। 18 लाख से भी ज्यादा लोग इजरायल की राजधानी और उसके साथ साथ तेल अवीव में एकत्रित हुए थे और उन्होंने नेतन्याहू का विरोध किया था। नेतन्याहू की जो पॉपुलर एक्सेप्टेबिलिटी है वो लगातार गिरती चली जा रही है और बंधकों को अभी तक नहीं छुड़ा पा रहे हैं। इतने दिनों से युद्ध को चलाए चले जा रहे हैं, इसके बावजूद नेतन्याहू की लोकप्रियता गिर रही है। यानी कि एक बार फिर राष्ट्रवाद, रूढ़िवाद और कट्टरवाद को एक कड़ी चुनौती खुली सोच, उदारवाद और सेक्युलरिज्म से मिल रही है, जो कि इजरायल में भी है। हमने 3 देशों का जो एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, यह बताने के लिए काफी है कि पूरी दुनिया में बदलाव की बयार है।